A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Hello students, how are you? This is Muhammad Asim and you are watching my YouTube channel Paramedics Lecture. Dear students, आज मैं एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हूँ और यह टॉपिक है फाइन न्यूरल एस्पायरेशन साइटोलॉजी FNAC। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि FNAC क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं और इसके प्रोसीजर जो है वो हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। Fine needle aspiration cytology refers to a procedure that obtains cellular material for diagnosis using suction or non-suction techniques। तो FNAC फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी ये एक प्रोसीजर होता है और इस प्रोसीजर के ज़रिए हम सेलुलर मटेरियल वो कलेक्ट कर सकते हैं और उसकी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब ये सेलुलर मटेरियल जो है हम इसकी कलेक्शन हम कैसे करते हैं, तो या तो हम सक्शन से करते हैं या नॉन सक्शन टेक्निक से वो करते हैं। सक्शन टेक्निक के लिए हम सिरंज यूज़ करते हैं और स्पेसिफिक गेज साइज सिरंज होता है। उस सिरंज के ज़रिए हम जो है एक साइड से वो सेल्स कलेक्ट कर सकते हैं और उसकी हम वो स्लाइड बना के उसकी हम माइक्रोस्कोप भी कर सकते हैं। दूसरा जो है हम नॉन सक्शन टेक्निक के ज़रिए भी वे सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। इस दोनों के बारे में आगे पढ़ते हैं। Fine needle aspiration cytology may be performed on any body site that can be reached with a fine needle। अब जो है ये टेक्निक जो है बॉडी के किसी भी साइड से हम इसके ज़रिए वो सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक वो ये सिरंज वो जिसके जो नीडल होता है जहाँ तक वो इंट्रोड्यूस हो सकता है तो वहाँ से हम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हम स्पेसिफिक साइज नीडल यूज़ करते हैं। तो नीडल जहाँ तक पहुँच सकती है वहाँ से जो है हम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। तो बॉडी के किसी साइड से भी हम सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं और उसकी हम वो टेस्ट कर सकते हैं। A fine or thin needle is defined as 22 or higher gauge। अब जो है इसके लिए जो नीडल हम यूज़ करते हैं वो राउंड अबाउट 22 या इससे हाई गेज वाला होता है। ठीक है, 22 गेज से कम नीडल हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि FNAC में हमने पढ़ा कि हम सैंपल जो है सक्शन या नॉन सक्शन टेक्निक से वो कलेक्ट करते हैं। तो सक्शन के लिए हम जो नीडल यूज़ करते हैं वो 22 गेज नीडल हम यूज़ करते हैं। FNAC is a minimal invasive cost effective technique with high diagnostic accuracy। FNAC जो है ये इन्वेजिव नहीं होता, लेस ट्रामेटिक होता है, कास्ट इफेक्टिव भी होता है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता और इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा होती है। 90 से लेकर 99% तक इसकी एक्यूरेसी होती है। ठीक है, The aspirator should be aware of the relevant history and clinical information, significant radiological studies and the clinical question that FNAC may be answered। अब जो है जो एस्पायरेटर होता है जो सैंपल को कलेक्ट कर रहा होता है उसको जो है इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो पेशेंट से हिस्ट्री ले। ठीक है, उसके जो है रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग हो से जो है मतलब उसने एक्सरेज वगैरह की हो, उसको FNAC की ज़रूरत हो। तो हमें जो है ये हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी होता है और इस हिस्ट्री के बाद हम जो एस्पायरेटर होता है जो सैंपल कलेक्ट करने वाला होता है फिर वो सैंपल कलेक्ट करके उसको वो आंसर करता है। The procedure as well as the minor complications of bruising and bleeding should be explained to the patient। इसके अलावा जो है जो प्रोसीजर होता है तो एस्पायरेटर को जो है ये करना चाहिए कि वो पेशेंट को पहले से बता दे कि थोड़ी बहुत वो ब्लीडिंग भी हो सकती है और ब्रूजिंग भी हो सकती है। ठीक है, ये पेशेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए सैंपल कलेक्ट करने से पहले। अब लिमिटेशन क्या है और एडवांटेजेस क्या है FNAC की, तो लिमिटेशंस ऑफ FNAC और टिश्यू बायोप्सी और जो है FNAC की जो है जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है, और ये जो है लॉस ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर। अच्छा, लिमिटेशन जो है इसमें ये आता है कि अगर एक टिश्यू जो है वो डैमेज हो, ठीक है, उसका आर्किटेक्चर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो तो उसके लिए भी हम FNAC नहीं कर सकते। ठीक है, कैप्सूलर इन्वेजन एंड लाइम्फोवास्कुलर इन्वेजन नॉट पॉसिबल टू प्रोटेक्ट। इसके अलावा जो मलिग्नेंसी होती है ज़्यादातर, जैसा कि कैप्सूलर इन्वेजन जो आते हैं या लाइम्फोवास्कुलर इन्वेजन जो होते हैं, ठीक है, मलिग्नेंट डिसऑर्डर्स हैं, इसमें जो है ये पॉसिबल नहीं होता कि इसकी हम प्रोटेक्शन कर सकें। ठीक है, ये भी एक लिमिटेशन है FNAC की। नॉट पॉसिबल टू कमेंट ऑन इन सिटू वर्सेस इन्वेसिव कार्सिनोमा। इसके अलावा जो है जो कार्सिनोमास होते हैं, जो कार्सिनोमा होती है, इन्वेसिव कार्सिनोमा होती है, ठीक है, इंसिटू वर्सेस इन्वेसिव कार्सिनोमा, तो इस दोनों को भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम डायग्नोस नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रेनिंग इज़ नीडेड फॉर एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन। इसके अलावा ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि
अगर आप एक स्पेसिफिक साइट से स्पेसिफिक सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसकी वो आप जो है प्रॉपर उसकी स्टैंडिंग करते हैं, आप स्पेसिमन सैंपल प्रिपेयर करते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और फिर जो ऑब्जर्वर होता है तो उसको भी बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस टेक्निक के ज़रिए, इस टेस्ट के ज़रिए हम जो है कैंसर वगैरह की डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्योंकि यह टेक्निक जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। 90 से लेकर 99% तक इसकी एक्यूरेसी है। अब एडवांटेजेस क्या है एफिनिसी की? सिंपल टेक्निक, एक एडवांटेज ये है कि ये सिंपल टेक्निक है, ठीक है। इसके लिए कोई हाई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये सिंपल टेक्निक होता है, बस हम एक सिरिंज लेते हैं, उसमें 22 गेज ऐसे ज़्यादा गेज वाला और नीडल लगाते हैं और हम सक्शन करके सैंपल को कलेक्ट करते हैं। ऑफिस प्रोसीजर, ये जो है ऑफिस प्रोसीजर होता है, मतलब जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो वो अपनी ऑफिस में ही उससे वो सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं और उसकी वो टेस्ट करा सकते हैं। रैपिड होता है, ठीक है। इकोनॉमिकल भी होता है क्योंकि ये चीप नहीं होता। वाइड एरिया ऑफ सैम्पलिंग, वाइड एरिया होती है सैम्पलिंग की, क्योंकि हमने पढ़ा कि बॉडी के किसी भी साइड से हम सैंपल वो कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। हाई सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिक, सेंसिटिविटी भी ज़्यादा है, इसकी स्पेसिफिसिटी भी ज़्यादा है। अवॉइड फर्दर टिश्यू बायोप्सी इन केस ऑफ इनऑपरेबल मैलिग्नेंसी एंड इन्फेक्टिव कंडीशन। इसके अलावा जो है कुछ मैलिग्नेंट कंडीशन होते हैं जो वो इनऑपरेबल होते हैं, ठीक है। मतलब उसके लिए हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वो मैलिग्नेंट होते हैं, उसकी स्प्रेडिंग हो सकती है या इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी एफिनेसी वो इम्पोर्टेंट है। एफिनेसी से हम उसकी, उस पेशेंट की हम टेस्टिंग कर सकते हैं और डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंसिलरी टेक्निक्स आर पॉसिबल फ्रॉम FNAC मटेरियल। तो ये जो है सारे टेक्निक्स होते हैं, ठीक है, एंसिलरी टेक्निक्स होते हैं जो ये पॉसिबल होते हैं FNAC से, क्योंकि FNAC चीप भी होता है, एक्सपेंसिव नहीं होता, ठीक है। और रैपिड टेक्निक होता है, इकोनॉमिकल भी होता है, और किसी भी साइट से हम जो है सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं जहाँ तक नीडल वो इंट्रोड्यूस हो सकता हो, सही है। एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी वर्सेस FNAC। अब जो है एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी और FNAC की हम कंपैरिजन करते हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था कि वो सैंपल या वो सेलुलर मटेरियल जो वो वॉशिंग के ज़रिए हम कलेक्ट करते हैं उसको हम एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी कहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था ब्रोंकियो अल्वेलर लैवेज में कि हम जो है राउंड अबाउट 50 ml वो सलाइन इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सलाइन इंट्रोड्यूस करने के बाद दोबारा उसकी हम सेक्शन कर देते हैं और उसकी हम वो स्टेनिंग करते हैं। तो एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी वो साइटोलॉजी जो हम वॉशिंग के ज़रिए सेलुलर मटेरियल कलेक्ट करते हैं और उसकी हम टेस्टिंग करते हैं, उसको हम एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी कहते हैं। तो दोनों की कंपैरिजन करते हैं। सेलुलर पैटर्न FNAC जो है इंपॉर्टेंट टू एग्जामाइन, नॉट सो इम्पोर्टेंट। सेलुलर जो सेल्स की पैटर्न्स होते हैं, जो सेल्स हम स्टडी करते हैं, तो FNAC में जो है ये इम्पोर्टेंट होता है बहुत, और एक्सफोलिएटिव में ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। क्योंकि FNAC में हमने पढ़ा कि ये जो है बहुत सेंसिटिव होता है और एक्यूरेट रिजल्ट हमें देता है, स्पेसिफिसिटी इसकी ज़्यादा होती है। तो अगर हम इसकी प्रॉपरली एग्जामिनेशन करते हैं तो प्रॉपर हमें इंडिकेशन मिल जाता है। और ये जो एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी होती है तो ये इतनी एक्सपेंसिव, ये जो है इतनी सेंसिटिव और स्पेसिफिक नहीं होती जितना जो है FNAC है। तो FNAC के ज़रिए हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, और एक्सफोलिएटिव से हम प्रॉपर कंफर्म डायग्नोसिस नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी वो कम होती है। सेलुलरिटी अगर हम पढ़े सेल्स के बारे में, तो FNAC के ज़रिए हम ज़्यादा सेल्स कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है एक्सप्रेसिव जहाँ पर कोई ग्रोथ होता है, कोई एबनॉर्मल स्ट्रक्चर होता है बॉडी के साइड पे, तो उससे जो है हम सैंपल कलेक्ट करके सक्शन करते हैं, हमें सेल्स प्रॉपर्ली मिल जाते हैं। लेकिन वॉशिंग के ज़रिए एक्सफोलिएटिव में कहते हैं कि डायग्नोस्टिक सेल्स आर यूजुअली लो। एक्सफोलिएटिव में जो है सेल्स वो कम होते हैं, कम इसी वजह से होते हैं कि हम जो है वो वॉशिंग करते हैं, और वॉशिंग के ज़रिए हमें सेल्स ज़्यादा वो नहीं आते ऑब्जर्वेशन के लिए। न्यूक्लियर मार्फोलॉजी वेल प्रिजर्व लेस वेल प्रिजर्व। अब न्यूक्लियर जो मार्फोलॉजी होती है, जो शक्ल व सूरत होती है सेल्स की न्यूक्लियर की, तो FNAC में ये प्रिजर्व होती है और एक्सफोलिएटिव में ये प्रिजर्व नहीं होती, ठीक है। न्यूक्लियर डिटेल जो है FNAC में लेस इंपॉर्टेंट होता है और एक्सफोलिएटिव में वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन थी
आप इसको देख लें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब जो है कंट्रा इंडिकेशन ऑफ FNAC, कौन से कंडीशन में हम FNAC नहीं करते, कंट्रा इंडिकेटेड है, यह हार्मफुल हो सकता है पेशेंट के लिए। एक जो है हेमोफीलिया और ग्रास कोगुलेशन डिसऑर्डर्स, एक जो है एक बीमारी है हेमोफीलिया जिसे हम कहते हैं, जिसमें प्रॉपर क्लॉटिंग नहीं होती पेशेंट की, या दूसरे जो डिसऑर्डर्स होते हैं ग्रास कोगुलेशन डिसऑर्डर्स जैसा कि ITP वगैरह आते हैं, ठीक है, हेमोफीलिया हो गया, ये सारे। तो इस कंडीशन में जो है हम पेशेंट्स के लिए FNAC नहीं करते, क्योंकि उसके लिए ख़तरनाक होता है। एन्यूरिज्मल डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल हाइड्रेटेसिस, इसके अलावा जो है ब्लड वेसल्स की अगर डायलेशन हो, ठीक है, या ब्लड वेसल डायलेट हो या हाइड्रेटेसिस डिजीज़ हो, तो इस कंडीशन में भी हम FNAC नहीं कर सकते। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं एम्फीसेमा के? माइनर हेमाटोमा होता है, सर्जिकल एम्फीसेमा होता है, एक्सीडेंटल रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म ऑफ स्प्लीन वेसल्स ऑफ स्प्लीन, एनाफाइलेक्सिस एंड हाइड्रेटेसिस डिजीज, biliary peritonitis and bowel perforation, infection of lymph nodes and thyroid needle tract, seedling of cancer cells if thick bore needle is used। तो जो है इससे जो है एम्फीसेमा हो सकता है, ठीक है, जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, हीमाटोमा हो सकता है, जहाँ पर जो है हम जिस रीजन से हम वो सक्शन करते हैं तो वहाँ पर हीमाटोमा होता है, ब्लड वो बाज़-औक़ात वैसे से निकल जाता है, वहाँ पर उसकी पूलिंग हो जाती है, ठीक है, तो हीमाटोमा हो सकता है। इसके अलावा जो है पेरिटोनाइटिस हो सकता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियल, जो ब्लैर होता है एब्डोमिनल कैविटी में, जिससे हम जो हमारे सारे एब्डोमिनल आर्गन को वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एनाफाइलेक्सिस एलर्जी भी हो सकती है, इन्फेक्शन या थायराइड इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये सारे डिसऑर्डर हैं ये जो ये FNAC से हो सकते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन है FNAC की। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह इक्विपमेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।